सबसे पहले डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी 2022 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, और उसने इसका ताल्लुक पूछा है जी, उसने इसका ताल्लुक पूछा है यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, तो इट इज मोर ऑफ अ लेक्चर देन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन से ज्यादा हम काम करेंगे बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मे बी ये क्या हो, थोड़ा न्यू चीजें हो, कुछ हो। ठीक है, तो सबसे पहले जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें स्टार्ट जी। चलो जी, चले जी, ठीक है। अच्छा जी, ये जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है इसका ताल्लुक जो है ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप से बाहर नहीं है। वैसे इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है पढ़ा जाता है, बट एनी हाउ इसकी जो रूट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल साइंस का आउटकम है इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो जो आपका पोर्शन है ना आईआर का, वो आप जितना मर्जी कह लें, जैसे 22 का पेपर आया तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बहुत सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई नहीं है। हालांकि वो चीजें हमने की होती हैं, बस उसको थोड़ा आपने क्या करना होता है, इम्प्रोवाइज करना होता है, मोल्ड करना होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, दो बड़े तीन बड़े जो लोग हैं अगर उनके बारे में हम जान लेना तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हमारी समझ में आ जाएगी। नंबर वन, इमैनुअल कांट। एंड नंबर टू, जॉन लॉक। नंबर थ्री, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़ा हाथ अपना जो है वो स्पीड से चलाना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर हमने कवर करनी है। नंबर वन जी, इमैनुअल कांट का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। जी, नंबर टू, जो जॉन लॉक है उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नंबर थ्री, आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। और जॉन स्टुअर्ट मिल, इंडिविजुअल लिबर्टी। जी, इंडिविजुअल लिबर्टी। अगर हम इन तीनों आइडियाज को क्या करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे या आइडियाज इकट्ठे हो जाएंगे, वो सारे के सारे आइडियाज को मॉडर्न वर्ल्ड में आप एक और वर्ड के साथ भी याद रखते हो, और वो है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे आइडियाज दो तरीकों से मौजूद हैं। ये जितने भी आइडियाज हैं, ये लिबरल डेमोक्रेसी इनको दो तरीकों से क्या करती है, इनकॉर्पोरेट करती है। वो दो चीजें कौन सी हैं, लिख लें जी। नंबर वन, लिबरल डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म, ठीक है जी। अब यहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म है, और दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने जी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी शुडंट मेक यू बॉदर कि जी ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैं इनको क्या कर रहा हूं, इजी कर रहा हूं, थोड़ा इनको इलेबोरेट कर। तो लिख लें कि इन दोनों से क्या मुराद, इन दोनों से मुराद लिबरल डेमोक्रेसी से क्या मुराद है, या उसके अंदर मेन फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद होती है, और वेरीफाई भी करते जाइएगा, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। आपका जो डेमोक्रेसी के ऊपर नॉलेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है, उसको ज़हन से निकालना नहीं है, क्योंकि आई रियली बिलीव कि ये थ्योरी आप सबको आती है। वी आर रियली टॉकिंग अबाउट ये थ्योरी है, आपको आती है, बस सिर्फ जब उसने ये वर्ड यूज किया ना, तो स्टूडेंट गॉट पैनिक्ड कि ये ऐसी पढ़े ही नहीं है और ये वो दिस दैट, और उसकी सिर्फ उसने एप्लीकेशन अभी देखोगे ना, तो इसकी एप्लीकेशन का नाम यूरोपियन यूनियन, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से। नंबर 1 जी कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ जी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, फ्री फेयर एंड कंपैटिटिव इलेक्शंस। ये तीसरा वर्ड भी यूज किया करें आप, यूजुअली स्टूडेंट्स यूज करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री फेयर एंड कंपैटिटिव इलेक्शंस जी। अब हम पहुंच चुके हैं कि हम इस थ्योरी की डेफिनेशन कर लें। ये जी जितने मैंने आपको अभी तक पॉइंट्स बोले हैं, आइदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, आइदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म, आइदर इट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलर एंड कंपैटिटिव इलेक्शंस, इन सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो वी हैव द स्केलेटन, क्या, स्केलेटन ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। और वो स्केलेटन से अब हम इस थ्योरी को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन ये है कि ये थ्योरी कहती है कि जो कंट्रीज भी इंटरनली, या अब इसकी आप वो बना लीजिएगा पॉइंट्स, ताकि डेफिनेशन मैं तो लंबी बोलूंगा, तो रट्टा मारने की बजाय उसको सब पॉइंट्स में क्या कर लें, डिवाइड कर लें, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नंबर 1, ये थ्योरी कहती है कि जो भी कंट्रीज जिनका इंटरनल डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म होती है, या मॉडर्न वर्ल्ड में लिबरल डेमोक्रेसी होती है, वो स्टेट्स जो हैं वो अपने जैसी जो स्टेट्स हैं, यानी कि जिनका दूसरी स्टेट्स का भी क्या सिस्टम है, लिबरल डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, वो उनके साथ ज्यादा पोटेंशियल रखती हैं पीस को मेंटेन करने का। नंबर 1। नंबर 2, the countries having the same ideological connection or similarities, यानी कि liberal democracies, they are less likely to go into the war, ठीक है। जमहूरियतें आपस में नहीं लड़ती, उनके वॉर में जाने के चांसेस क्या होते, ना नहीं होते या कम होते जी। समझ आ गई बात, ये इनकी थीसिस स्टेटमेंट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। मैं दोबारा बोल देता हूं कि डेमोक्रेसीज, लिबरल डेमोक्रेसीज जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जी, जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लिबरल डेमोक्रेसीज पर होगा, और उनके जो साथ वाली स्टेट्स होंगी जिनका भी डोमेस्टिक सिस्टम क्या होगा, लिबरल डेमोक्रेसीज का होगा, उनके दरमियान वॉर होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है या नहीं है, और उनके दरमियान शेयर्ड वैल्यूज की वजह से पीस जो है उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, पता है आपको, जस्ट रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप 1900 से लेके 1950 तक की दुनिया देखिए, 45 तक जी,
जी नहीं, सवाल मैं अभी बोलूंगा फिर उसके बाद, ठीक है जी। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है उसके अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जितने भी, खास तौर पर अगर हम यूरोप की बात करें, ठीक है, तो ये आपस में किस में थे? वॉर में थे। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, और तबाही हो गई। तो उसके बाद फिर जो एनालिस्ट थे उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि ये जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, जर्मनी है, इनकी आपस में जो वॉर के जाने की सबसे बड़ी वजह है ना, देर आर मल्टीपल थियरीज कि व्हाई वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड, व्हाई वर्ल्ड वॉर वन हैपेंड, बट अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम, इनके करीब जो इनकी वॉर में जाने की बहुत बड़ी रीजन थी वो ये थी कि ये कंट्रीज लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं थी इन द ट्रू सेंस। यानी कि यहां पर जो लीडरशिप का मॉडल था वो अथॉरिटेटिव था। लीडरशिप का मॉडल क्या था जी? अथॉरिटेटिव था। इस वजह से वो वॉर में गए। लेकिन अगर हम हैरानकुन तौर पर सेम कंट्रीज को देखते हैं जो 1945 तक लड़ रहे थे, अगर 1945 से 2022 तक हम आए तो यूरोप जो है वो इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। पीसफुल जो इंटीग्रेशन है वो हुई है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुई, सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन हुई, बॉर्डर्स की इंटीग्रेशन हुई, फ्री मार्केट इकोनॉमी बनी, यूरो जोन बना, शेंजन जी, जो शेंजन जोन है, ठीक है, वो बना। और उसके बाद कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन जो सुपर पावर्स थी उनका आपस में नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर ये थियरी जो है, ये इसकी करेंसी बढ़ना शुरू हुई है, इसको इंपॉर्टेंस हासिल हुई कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दे डोंट गो टू द वॉर विद ईच अदर, बिकॉज उनके दरमियान एक शेयर्ड स्पेस जो है, एक शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो एक्चुअली में रोकता है, प्रिवेंट करता है किसी एक कंट्री को क्या करने के लिए, दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने की। डन होगी बात। अब आएंगे इस थ्योरी का जो कहते हैं न्यूक्लियस है कि व्हाई। ये तो अब तो हमने थीसिस स्टेटमेंट दी है ना कि जी डेमोक्रेसीज डोंट गो इनटू द वॉर। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि इनके करीब ऐसा क्यों होता है। उसकी जो सबसे पहली वजह है और सबसे बुनियादी, मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो यही हुई है कि इससे बड़ी कोई वजह नहीं। जो अथॉरिटेरियनिज्म का मॉडल होता है ना, उसके अंदर खास तौर पर जो आपका एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव होगा उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हॉब्जियन सॉवरन के ज्यादा होते हैं। चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, नॉर्थ कोरिया को देख लें, पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड में जब भी डिक्टेटरशिप आती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, या ओवरऑल। आप नाइव नहीं है ना, सारे एंड पे पहुंचे हुए। तो मैं सिर्फ एक वर्ड बोल के आगे जा रहा हूं कि इन अथॉरिटेरियनिज्म जो लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है या एग्जेक्टिव होता है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, किंग कहते हैं, जो मर्जी कह लो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते होते हैं? हॉब्जियन सॉवरन से। और हॉब्जियन सॉवरन का मतलब आपको समझ आ गया कि वो एब्सोल्यूटिस्ट होगा, वो टायरेंट होगा, उसके पास अल्टीमेट एब्सोल्यूट क्या होगी? पावर होगी। अब यहां से एक और चीज जर्मिनेट होती है, और वो क्या है कि अगर आपके कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री पर वॉर डिक्लेयर करनी, तो सिंस दिस एग्जेक्टिव इज इनहेरेंटली अथॉरिटेटिव एंड एब्सोल्यूटिस्ट, तो इसका मतलब है द पावर टू डिक्लेयर द वॉर वो लोगों के पास नहीं है। दैट इज नॉट रेस्ट विद द पीपल, दैट रेस्ट विद द प्रेरोगेटिव ऑफ द और द विद द लीडर। जो भी उसका बादशाह होगा वो क्या कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आइदर वी आर गोइंग टू द वॉर और नॉट। ये थी मेन फंडामेंटल कॉजेशन बिहाइंड यूरोप गोइंग आफ्टर ईच अदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। और किसी हद तक नहीं, काफी हद तक ये बात हमें दुरुस्त भी लगती है। यू टॉक अबाउट जर्मनी, हिटलर, ठीक है, जर्मनी वाज अ डेमोक्रेटिक, समहाउ स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी थी वहां पर, ठीक है। ये अभी थोड़ा मैं आगे फरीद जिक्रिया का थोड़ा एनालिसिस है वो इसमें ऐड करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि कुछ डेमोक्रेसी स्ट्रक्चरली लिबरल होती है लेकिन फंक्शनली
कल्चरली वो इलिबरल होती है। तो जो यूरोप के अंदर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, वो स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी थी, कल्चरल डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसकी वजह से इन लीडर्स को स्पेस मिली टू कंडक्ट और शो देयर अथॉरिटेरियनिज्म और देयर ओन पर्सनल एजेंडास ओवर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जर्मनी को हिटलर ले गया वॉर में, ठीक है, इटली मैसेलोनी, ठीक है, और उसके अलावा भी आप यूरोप को देख लें तो जितने भी बड़े लीडर्स थे जी, जितने भी बड़े लीडर्स थे, ठीक है, वो किस तरीके से कंडक्ट कर रहे थे अपना, सिंगल वर्ड अथॉरिटेटिव कंडक्ट। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको रिप्लेस किया किसने? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ने। आप जरा गौर से सुनिएगा, एग्जेक्टिव आ चुका है, इसके अंदर जी डेमोक्रेसी के अंदर। इसका मतलब है इस एग्जेक्टिव की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स उनकी बुनियाद यहां पर उसकी अपनी जात है। लीडर डिसाइड्स व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट वी कॉल अथॉरिटेरियनिज्म। यहां पर उसकी जो लेजिटिमेसी होगी वो कहां से आएगी? दैट विल कम फ्रॉम द पीपल। इसका मतलब है उसकी जो एबिलिटी टू डिक्लेयर वॉर है उसके ऊपर सबसे पहला इनहेरेंट जो चेक लग गया है वो कहां से लग गया है? वो ये लग गया है कि अब उसके जितने डिसीजंस हैं दे आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ द पीपल वन वे और द अदर। ये है मेन थीसिस कि इसकी जो सलाहियत है ना अपने अंदर की अथॉरिटेरियनिज्म को अनलीश करने की, उसके ऊपर एक क्या लग गया है? चेक लग गया है। और यहां पर ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं समटाइम्स नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉर जो होती है ना वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। लोगों को कन्विंस किया जाता है। वॉर तो आपको पता है मिजरी लेके आती है, वॉर की एक कॉस्ट है, इंजरी लाती है, ठीक है, मर्डर लाती है, केओस लाती है, ठीक है, अपना अपना उसको, ये इसके पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के कि व्हाई पीपल वुड नॉट चूज टू गो फॉर द वॉर, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को क्या मिलेगी? कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इंजरी, ट्रेड रूट्स तबाह हो जाएगी, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, लोगों को जो है वो अपने कारोबार एजुकेशन सब छोड़ छाड़ के कहां जाना पड़ेगा। पूरा यूरोप देखे ना, फैक्ट्रियों से निकल के कहां पहुंच गया? बैटलफील्ड में, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली द लेसन फॉर द पीपल कि अगर हमने अथॉरिटेरियनिज्म पे रहने तो फिर हम लोग क्या रहेंगे? वॉर की तरफ जाते रहेंगे। और एक्चुअली द पावर कम्स विद द पीपल, तो इसका मतलब है एबिलिटी टू डिक्लेयर। इसकी एक एग्जांपल लिखिए, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द वॉर is subject to the ratification of the parliament. यूनिलैटरल जो एक्सरसाइज ऑफ द पावर है वो नहीं कर सकता, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। उसको उस वॉर का अप्रूवल कहां से लेना है? पार्लियामेंट से लेना है, सेनेट से, वो अलग बात, लेजिस्लेचर से लेना है, और लेजिस्लेचर इज द हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब है उसके ऊपर विद इन द कंट्री क्या है? एक चेक है जिसकी वजह से वो वॉर में नहीं जाए। और दूसरी बात वो कहता है कि लोग जो हैं they often find absolutely no reason to go into the war। लेकिन एक एक्सेप्शन लिख लें, एक एक्सेप्शन लिख लें, लोग वॉर पे जाएंगे, वॉर इज द कांस्टेंट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। एक चीज पे लोग जाएंगे और वो क्या है? टू डिफेंड देयर होमलैंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन। जी, एक्सट्रीम एग्रेशन हो गया, अब यहां पर लिबरल डेमोक्रेसी की गेम चेक करनी है, ठीक है। बाकी बातें बात की, ये एग्जेक्टिव बन गया, ठीक है। अगर ये एब्सोल्यूटिस्ट होता तो लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और एग्जेक्टिव पावर तीनों किसके पास होंगी?
हियर कम्स द टेस्ट। पावर को ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कुछ पावर्स किसके पास आ गई, कुछ पावर किसके पास आ गई, जुडिशरी, और कुछ पावर्स किसके पास आ गई, एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि वॉर पे जाना है या नहीं जाना, दिस इज नॉट द सोल डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बल्कि पावर ही क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी। दैट इज हाउ लिबरल डेमोक्रेसी प्रिवेंट द वॉर, नंबर वन कॉज। नंबर टू जी, जी नंबर टू, यहां पर रूल ऑफ लॉ है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबरल डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है, रूल ऑफ लॉ ये कर रहा है कि वो दो डॉक्ट्रिन्स हैं, पता होना चाहिए आपको, रूल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रूल ऑफ लॉज। रूल ऑफ इंडिविजुअल है वही हॉब्सियन सॉवरेन, ठीक है, जो वो बोलेगा, द वर्ड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ, द वर्ड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ। यहां क्या है लिबरल डेमोक्रेसी में, जो सॉवरेन है उसकी पावर्स दे आर सब्जेक्ट टू द लॉज। इसका मतलब है वो विद इन द सिस्टम जितना मर्जी पावरफुल हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अल्टीमेटली उसके इर्द गिर्द क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो उसकी पावर्स को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। अगेन दैट मीन्स कि रूल ऑफ लॉ क्या करेगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म उसको क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, रिड्यूस कर। क्लियर होगी बात जी। नंबर थ्री, जो रेगुलर इलेक्शंस हैं वो क्या करेंगे, वो इसके ऊपर एक चेक रखेंगे। क्या चेक रखेंगे कि अगर ये अवाम की एस्पायरेशंस को इग्नोर करके वॉर को, मिलिटरिज्म को प्रमोट करेगा, तो नेक्स्ट इलेक्शन में इसको रिप्लेसमेंट की सूरत में कॉस्ट भी पे करनी पड़ी। यानी कि अवाम के पास जो इख्तियार आया ना टू चेंज एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट, इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ, ठीक है, इसको लिख ले डेमोक्रेटिक स्क्रूटनी। जी, डेमोक्रेटिक क्या आ गई, स्क्रूटनी आ गई। अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स टू रिमेन इन द पावर, ठीक है, तो इफ यू टेक अनपॉपुलर डिसीजंस और अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, दैट मींस कि फिर बड़े मसले आएंगे। दो एग्जांपल्स अमेरिका की, वियतनाम वॉर एंड कोरियन वॉर। वो वॉर्स तो हो गई, बट जिन लोगों ने वो स्टार्ट की, जो उसके ब्रेन चाइल्ड थे, दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस by the regular elections or by the popular sovereignty or by the people. जी, ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं, ये हमारी ग्राउंड बेसिक सेट हो चुकी है। अब हम आएंगे कि लिबरल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसीज जो हैं वो इसके अलावा फर्दर उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर को क्या करती, रोकती है। तो नंबर वन जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये दो तरीकों से वर्क करते हैं। एक, कुछ इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक इनका कल्चर होता है। तो आप यहां से इसकी अगर आप बनाना चाहें जरा फैंसी सी हेडिंग्स, तो आप बना सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मार्जिन होता है कि आप टर्मिनोलॉजीज यूज करें, ऐसे थोड़ी है ना, थोड़ी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना जी। जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो नंबर वन, उसमें इलेक्शंस आएंगे। जी, उसमें आपका इंस्टीट्यूशंस आएंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। जी, और जब हम कल्चर की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज,
सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स। जी, और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, उसमें इलेक्शंस भी आएंगे, उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। और यहां कांट की एक कोटेशन लिखी, कांट की कोटेशन से मुराद उसका जो आइडिया है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है, उसको वो बुनियाद बनाता है इस थ्योरी की, और वो कहता है कि people or the countries having all these characteristics they are less likely to go to the war। उसकी कोटेशन लिखी, वो कहता है कि population has a vested interest, population has a vested interest in maintaining peace which influences their voting behavior। जी, आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान, इंडिया या जहां पर भी थोड़ा बहुत वॉर को वो किया जाता हो, आइडियलाइज किया जाता हो, वहां पर ये वोटिंग बिहेवियर को शेप करती है जंगी जुनून, वॉर हिस्टेरिया। यानी कि जितना आप अपने लोगों को भड़काएंगे वो उतना ही क्या होंगे, आपके साथ होंगे। लेकिन वो कहते हैं अ कंट्री हैविंग स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल डेमोक्रेसी, वहां पर जो लोग होंगे उनका इंसेंटिव वॉर नहीं होगा, उनका इंसेंटिव पीस होगा। वाई इंसेंटिव्स ऑफ पीस लिख लें या कॉस्ट ऑफ वॉर लिख लें, मैंने पहले भी बयान किए, लेकिन फिर भी एक लिस्ट और बना लेते हैं। नंबर 1, लोगों को लाइफ थ्रेट है, कोलैटरल डैमेज का वो हिस्सा बनेंगे, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी, ट्रेड रूट्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साइकिल है वो भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। जी, उसके बाद जो हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर है उसका रिवाइवल हो सकता है, डिस्ट्रक्शन, केओस, अनार्की, ब्रूटैलिटी। और अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ये क्या करेगी, ये उस कंट्री के लोगों को एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन से प्रिवेंट कराएगी, कि वो सिर्फ वायलेंस तब यूज करेंगे जब उनके ऊपर कोई ना कोई डिफेंस करना होगा उन्होंने, अदरवाइज वो एग्रेसिव मिलिट्रिज्म जो है उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि मारो बस मारो। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 या 1 के अंदर जो जर्मनी का कंडक्ट था, दैट वाज एग्रेसिव मिलिट्रिज्म, दैट वाज एग्रेसिव मिलिट्री, कि एट अ टाइम आपने 4 मुल्कों के ऊपर जो क्या करती है, वॉर डिक्लेयर करती है। तो ये थोड़ा सा पागलपन था। जी, नंबर 2 जो काम है, जो लिबरल डेमोक्रेसी वॉर में नहीं जाती, वो क्यों नहीं जाती? पहला हो गया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, नंबर 2 इलेक्शंस एंड डेलिब्रेशन। जी, इलेक्शंस एंड डेलिब्रेशन। नंबर 1, सादा सा फॉर्मूला है, इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? पहली चीज, ये आपके ऊपर पब्लिक स्क्रूटनी रखते हैं, द फियर टू ऑफ गेटिंग अपना नॉन इलेक्शन, कि मैं बाहर ना हो जाऊं अगले इलेक्शन की रेस से, वो आपको अवाम के साथ रखता है कि आपने पॉपुलर रहना है लोगों में, यानी कि लोगों की जो विल होती है उसके साथ साथ वो चलने की चाहते हुए या ना चाहते हुए वो कोशिश करता है, और विच इवेंचुअली हमारा पर्पस सर्व हो जाता है कि वो लोग वॉर में जाने से क्या करते हैं, ग्रेस करते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो इलेक्शन से भी ज्यादा खूबसूरत है, दैट इज डेलिब्रेशन, ठीक है। और यहां रोल आता है, इंपॉर्टेंस आती है पॉलिटिकल ऑपोजिशन की। जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट मैटर नहीं करती, ऑपोजिशन मैटर करती है।
क्योंकि जब भी नजर आएगा कि कंट्री खराब हो रहा है या अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है या पाकिस्तान वॉर की तरफ बढ़ रहा है, तो पहला जो इंटरनल चेक लगेगा वो अवाम से नहीं लगेगा। अवाम को बड़ी देर बाद पता लगता है कि बस चल क्या रहा है, लेकिन द पीपल हु आर विद इन द पावर कॉरिडोर्स वो कौन होते हैं? वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती है। तो ये जो डेलिब्रेशन का वर्ड है, इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन बैठी होगी ना, वो भी विल ऑफ द पीपल को क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो वो अगर वॉरफेयर की बातें हो रही है तो वो ऑपोजिशन करेंगे किस बुनियाद पर? एंटी वॉर की, कि हमने वॉर नहीं करनी। नंबर 3, डेलिब्रेशन से मुराद बाज़ औक़ात रेफरेंडम भी लिया जाता है। आपको पता है ना, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ने एक प्रोविजन रखी हुई कि किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू पर क्या करवाया जाए, तो रेफरेंडम का मतलब है डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन, मशवरा, कौमी मशवरा, इज्तिमाई मशवरा, कि क्या ख्याल है भाई, जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो इमैनुअल कांट का थीसिस पहले ही हमने देख लिया। वो कह रहा है कि अगर कल्चर और स्ट्रक्चर लिबरल डेमोक्रेसीज का होगा तो पीपल वुड नेवर चूज वॉर ओवर पीस। ठीक है जी। जी, उसके बाद अगला रोल लिखें इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। और मेरे ख्याल में ये जितनी बातें हमने की हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाई? एक जनरल बात कर रहा हूं, जिनको समझ आ जाएगी वो लिख लीजिएगा। एनिमलिज्म में और सिविलाइजेशन में सिर्फ एक फर्क है, हाउ डू यू रिकंसाइल एंड रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स। एनिमलिज्म इज अ फिलॉसफी which encourages the violence and war to resolve your disputes. Civilization is a peaceful negotiation of your conflicts. ये है तहजीब की डेफिनेशन। मौजूदा लिबरल डेमोक्रेसी ने ये जो आर्बिट्रेशन की पावर है ना, कि हु विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये डंडे को नहीं दी। डंडा अलामत है एनिमलिज्म की। हम तहजीब याफ्ता दुनिया की बात कर रहे हैं, तो तहजीब याफ्ता दुनिया ने आपस के इख्तलाफात को मिटिगेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए डंडे की बजाय एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया, जिसका नाम रखा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बल्कि लिखे लीगल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आपको मुझसे कोई इतराज है सोसाइटी में, या मुझको आपसे कोई इतराज है, तो दो तरीके, ठीक है, मैं आपको मार दूं या आप मुझे मार दो, ठीक है, या आप मुझे इंजरी कर दो, मैं आपको इंजरी कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी उस मुद्दे को लीगल वे में परसू करें, कि आप मुझे सू करें, मैं आपको सू करूं, और फिर जुडिशरी के पास जाएं और वो क्या करे, वो डिसाइड करे कि कौन गलत है और कौन सही है, और फैसला करवा के हम दोनों मान जाएं, तो उससे सोसाइटी में क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा, पीस आ जाएगा। ये है जुडिशरी का रोल, कि इट इज एन अल्टरनेटिव जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिससे क्या होता है, डेमोक्रेसीज के अंदर अदम इस्तेहकाम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूबे की और वफाक की लड़ाई हो गई, तो दो ही तरीके हैं ना, या सूबे वाले बंदूकें लेके आ जाए, या केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दोनों घरों क्या हो जाए। तो इसका मतलब है जस्ट वन मैकेनिज्म ने अनार्की को, सिविल कॉन्फ्लिक्ट को, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन को क्या किया, कंट्रोल किया। नंबर 1 ये है जुडिशरी की इंपॉर्टेंस। नंबर 2, जुडिशरी का क्या है, चेक है, पार्लियामेंट में भी और एग्जीक्यूटिव में। तो वो जो अब्यूज ऑफ पावर है उसको भी प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की, वो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, वो गार्डियन है पब्लिक फंडामेंटल जो राइट्स और सिविल लिबर्टीज हैं उनको इंश्योर कराने की, और सबसे बड़ी बात, वो गार्डियन है किस चीज की, कि वो सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन रखे, इंश्योर रखे थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। ऑफ कोर्स मल्टीपल मेथड्स होते हैं, बट जो पॉपुलर हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में चीज है वो यही है, जुडिशरी क्या करती है, हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जी,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को इंक्रीज करती है जुडिशरी, और उससे क्या होता है, अगेन जो पब्लिक है वो इंपावर होती है। देखो ना, अगर क्रिटिसाइज करने का राइट ही वाम से छीन लोगे तो फिर लीडर कह रहा है जंग लगा दो, तो फिर लोग भी कहेंगे जंग लगा दो, क्योंकि लोगों को तो बोलने दे नहीं दिया। तो जब लोग बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई वॉर हमें नहीं चाहिए। इस वजह से जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट है। डन हो गया। Number 3, why liberal democracies have less likely to go into the war with the liberal democracies, or why there are more possibility of peace between the liberal democracies? इसका तीसरा या चौथा पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, इंटरनेशनल इंगेजमेंट। जी, इंटरनेशनल इंगेजमेंट। अब जरा गौर से सुनिएगा। विद इन द कंट्री मैंने एग्जांपल दी कि जुडिशरी इंटरनली रोकती है चीजों को वायलेंस की तरफ जाने से। तो जब इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स की बात आएगी ना, इसका मतलब ये होगा कि दोनों स्टेट्स ने जब आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो फिर दो रास्ते हैं कि जब भी इख्तलाफ आ जाए या दोनों घर बंदूकें निकाल लें या उनके पास कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या हो। तो जितनी भी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया हुआ है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म। मसलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 1 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉपर टर्म है आईजीओस। ये करते क्या है, ये आर्बिट्रेशन का फोरम होते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, आईजीओस। और उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। और ये जो आईजीओस होती है ये क्या करती हैं, ये रूल ऑफ लॉ पे चलती हैं। नंबर 1 प्रमोट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। डिप्लोमेसी सबसे बड़ी एग्जांपल, ये डिप्लोमेसी के ऊपर चलती है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करती है। जी, पॉसिबिलिटी टू डिक्रीज द अपना टू इंक्रीज द वॉर, उसको डिक्रीज करती है। आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। आपस में इनकी शेयर्ड आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज होती है। देखें ना, अगर जर्मनी में फंडामेंट अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेट है तो वो सिर्फ जर्मनी में नहीं है, वो पूरे यूरोप में। क्यों? पूरे का पूरा यूरोप पिछले 50 सालों से कुछ बुनियादी चीजों पर क्या करके बैठा हुआ, कंसेंसस करके बैठा हुआ, और उस कंसेंसस की प्रोडक्ट कौन है, यूरोपियन यूनियन। और जी, और सिर्फ ये शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं रखते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज को भी क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। डिफेंस पॉलिसी, कॉमर्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी। डन हो गया जी। नंबर 4 बड़ा पॉइंट कि व्हाई लिबरल डेमोक्रेसीज वॉन्ट गो इनटू द वॉर। जी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अब ये इकोनॉमिक पॉइंट है भाई, छठा होगा, आगे चलिए जी। इनकी इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अगेन थीसिस स्टेटमेंट सेम है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वुड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। क्या होगा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से, क्या होगा, फ्री ट्रेड प्रमोट करेंगे सारे। फ्री ट्रेड आएगी तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म आएगी।
और टू फोल्ड चेक क्रिएट होगा। नंबर वन, विद इन द कंट्री एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज होगी। जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म बढ़ती जाएगी, एजुकेटेड मिडिल क्लास आएगी। अब गौर से सुनिएगा, जो ताकत थी ना वॉर डिक्लेयर करने की, वो किसके पास थी? स्टेट के पास। जो मिडिल क्लास है वो तो स्टेट नहीं है ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर है। तो पैसा फ्री मार्केट, पैसा किसके पास है? मार्केट के पास है, और मार्केट फ्री है। फ्री का मतलब है कि स्टेट की स्क्रूटनी नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, ये एक स्टेट है और ये एक स्टेट है, इनके दरमियान 100 बिलियन की क्या होती है? ट्रेड होती है। इसमें से आप देख लोगे ना, तो 10 बिलियन की ट्रेड भी जो स्टेट टू स्टेट होगी वो होगी। बाकी की जो 90% होगी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होगी, कंपनीज की होगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जिसको आप बोलते हो उसकी होगी। तो जब उसका किसी कंट्री के साथ 90 बिलियन का फाइनेंशियल स्टेक जुड़ जाएगा, वो कहेगा कि वॉर में जाओ? नहीं कहेगा ना। और ये जो 90 बिलियन जिनके पास है, ये लोग कौन है? ये इसी मार्केट की पैदावार है, जिनको हमने क्या कहा, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये आपके ऊपर क्या करेंगे? पॉलिटिकल पावर एक्सर्ट करेंगे कि सर अगर आप वॉर पे जाएंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, डूब जाएंगे। That decreases, diminishes the possibility of the war between the liberal democracy, and that is how economic interdependence and cooperation brings peace and avoids the war. वजह बड़ी सादा है। कारोबारी बंदा बैठा है, मसलन मैं इसमें आपको एग्जांपल एक देना चाहता हूं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लिखे आप इलिबरल डेमोक्रेसीज। क्यों कह रहे हैं हम इनको इलिबरल डेमोक्रेसीज? इलेक्शंस यहां होते हैं, इलेक्शंस यहां होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहां है, जुडिशरी यहां है, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी प्लांटेड। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, वही जो एग्जीक्यूटिव या स्टेट पावर है, वो स्टिल दैट इज टू मच पावरफुल, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड अभी भी स्टार्ट। और यही वो थ्योरी है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस पॉसिबल है अगर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कर लें, शेयर्ड जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हो जाए। और आप में से कोई भी बच्चा जो प्रैक्टिकली समझता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होती है, उसको पता है एक चीज आपने मिडिल ईस्ट से मंगानी है, एक चीज आपने साउथ अमेरिका से मंगानी है, और एक चीज आपने इंडिया से मंगानी है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट, आपके बेनिफिट्स वो क्या है, उसके अंदर मल्टीपल जो है वो चीजें अकाउंट फॉर होंगी। जी, उस बहुत सारी एग्जांपल है, यूरोप इटसेल्फ देख लेना। इससे बड़ी क्या हो सकता है कि आपने सिर्फ आके दरवाजा खटखटाना है, आपने सिर्फ अपना नाम और पिक्चर दिखानी है और आप एंटर हो सकते हैं कंट्री में। दैट्स इट, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, कोई वो नहीं है ट्रेड के ऊपर, वो जो है टैरिफ्स नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। डन होगी जी बात। तो इसके मुकाबले में यूरोप की एग्जांपल लें, और यूरोप के अंदर यूरो जोन, एक करेंसी, ठीक है, एक पॉलिसी, फ्री मार्केट, ठीक है, अपना इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, लेबर। इकोनॉमी ऐसे नहीं ना चलती, कहीं से आपको लेबर आती है, कहीं से आपका रॉ मटेरियल जाता है, कहीं से वहां से रॉ मटेरियल आता है। तो जब इन सब चीजों की क्या हो जाएगी, इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी, तो फिर द प्रोबेबिलिटी या जो एबिलिटी टू डिक्लेयर द वॉर है, वो स्टेट के हाथों से निकल के किसके हाथ में आ जाए? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाए। ठीक है, जो इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथ में आ जाए, एंड दे वुड नेवर एवर प्रेफर द वॉर। नेक्स्ट जी, अब हमने बात करनी है कि ये सारा जो मॉडल है, समझ आ गई थी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब हमने सिर्फ इसको अप्लाई करना है किसके ऊपर जी, कि हाउ इट रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मेरा ख्याल है हम सब लोगों को थ्योरी की से ही समझ लग चुकी है, क्योंकि बेसिक यूरोपियन यूनियन हर बंदे को पता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन साइड है वो सबको पता है, सिर्फ उसकी जो कॉज थी विच केम फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, वो हमें क्या होगी, क्लियर होगी। अब जी इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन लिखें कि ये सारी थ्योरी जो है, हाउ इट रिजल्टेड इनटू द ग्रोथ ऑफ
द यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 जी, 1952 स्टील एंड कोल कम्युनिटी एस्टैब्लिश की गई। फ्रांस, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स एंड वेस्ट जर्मनी, ये इसका पार्ट थे। फ्रांस, जर्मनी, सॉरी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स एंड वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि ईस्ट जर्मनी जो था वो तो यूएसएसआर जो है उसके कंट्रोल में था। और जर्मनी की जो फुल इंटीग्रेशन है वो फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल उसके बाद हुई है 1990s, एंड इट वाज द फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी तो आपको पता है ना, वो तो सबसे बड़े राइवल्स थे। इट वाज द फ्रांस, ठीक है, who encouraged the participation or integration of the Germany into the European Union. Again, democratic peace theory, क्योंकि उतनी देर तक आपस में एक वो शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो इतनी इंक्रीज हो चुकी थी कि फर्दर इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर फ्रांस कि वो क्या कर ले, वो जर्मनी को इस सारी इक्वेशन से आउट कर दे। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ शेयर्ड वैल्यूज पर बनाया है। वो कौन सी वैल्यूज थी? वो इन कंट्रीज के अंदर भी मौजूद थी और ये सारे कलेक्टिवली भी उन पर ईमान रखते थे और आज भी रखते हैं। मसलन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सिंगल मार्केट, ह्यूमन राइट्स, अनकरप्टेड गवर्नमेंट्स। जी, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद जिन कंट्रीज का फॉल आउट हुआ वो सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की वजह से क्या हो गए, इस यूरोपियन जो जोन था, यूरोपियन यूनियन थी, इसका क्या बन गए, हिस्सा बन गए। तो सबसे पहले जो कंट्रीज शामिल हुए वो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे। कौन कौन से कंट्रीज? 2 स्पेल्स में शामिल हुए, एक 1997 में और एक 2000 के अंदर। 1997 चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, जी, स्लोवेनिया एंड साइप्रस। जी, 2000 में बुल्गारिया, लाटविया, रोमानिया, स्लोवाकिया और माल्टा। जी, नंबर 5, इन कंट्रीज ने अब क्या डेवलप कर लिया ओवर द टाइम पीरियड? 3 पॉलिसीज को कॉमन कर लिया। कॉमन डिफेंस पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कॉमन ट्रेड पॉलिसी एंड कॉमन कस्टम्स यूनियन। जी, 1958 नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इनिशियली जब ये बनाई गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जब ये बनाई गई तो इसका मकसद था ज्यादातर ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड, बट ओवर द टाइम पीरियड यानी कि आज के दिन ये इसका मैंडेट इतना इंक्रीज हो चुका है कि लिटरली उसमें सब कुछ आता है। क्या क्या आता है? इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, हेल्थ, जस्टिस, इमिग्रेशन। इस थ्योरी की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी जो यूरोपियन यूनियन को जिस चीज ने हेल्प की बनने में वो थी कि इस थ्योरी ने उनको अलाउ किया, गिवन देम द फोरम टू क्रिएट अ सिंगल करेंसी जोन, जिसको यूरो जोन कहते हैं।
ठीक है, 19 कंट्रीज है तकरीबन, 340 मिलियन पीपल, 340 मिलियन पीपल, they have one currency in common. It is a very big achievement. 340 million people have a one currency to have their own transactions. 17 countries. जी, वो जितने भी हैं ये फर्क नहीं पड़ता, वो आप अपनी, ये आप सब इसमें मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक जी। नेक्स्ट, पूरे यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर जितने कंट्रीज आते हैं उनके पास कुछ कॉमन राइट्स हैं। जिस मर्जी कंट्री में जाओ आपके कॉमन राइट्स हैं। 3 चीजों की आजादियां, जिधर मर्जी जाओ। नंबर 1, चॉइस टू लिव, वर्क एंड स्टडी एंड रिटायर। जिस मर्जी कंट्री में आप रहते हैं, दूसरे कंट्री में जाके सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आप अपने राइट्स डिमांड कर सकते हैं। 3 चीजों में खास तौर पर, एम्प्लॉयमेंट में, सोशल सिक्योरिटी में और टैक्स में। और उसके बाद अब आ रहा है बहुत बड़ा पॉइंट, जिस तरह विद इन लिबरल डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर्स है ना, तो फिर इस तरह यूरोपियन यूनियन ने भी क्या डेवलप किया, स्ट्रक्चर्स बनाए जो अब्यूज ऑफ पावर को, अथॉरिटेरियनिज्म पावर को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट, इसके मेंबर्स नंबर 1 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डेमोक्रेसी है, और एक और भी हाउस क्रिएट किया हुआ है अलॉन्ग विद द यूरोपियन पार्लियामेंट, ये है जी यूरोपियन काउंसिल। जिस तरह सेनेट होता है ना हमारे यहाँ, तो सूबों को राइट्स मिलते हैं। नेशनल असेंबली में अवाम की नुमाइंदगी होती है और सेनेट में सूबों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, वो भेजेंगे नुमाइंदों को। और जबकि जो यूरोपियन काउंसिल है वो लाइक सेनेट, उसके अंदर हर स्टेट को क्या मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यूरोपियन काउंसिल। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन का चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स। अगेन एन एग्जांपल ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, कि ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर द एंटायर यूरोप जो है वो क्या करता है, एग्री करता है जी। उसके बाद शेंजन एरिया क्रिएट है, वीजा फ्री एंट्री, जहां पर ऑन अराइवल जो है विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनीथिंग आप एंटर हो सकते हैं किसी भी कंट्री में, उस पूरे शेंजन जोन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट करनी है, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक। जी, और उसके बाद जी जुडिशली, लीगली यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, तो दैट इज हाउ हमारा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमें जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है जेनेरिकली उसका भी पता लग गया। और अगर कल को यूरोपियन यूनियन पर सवाल आता भी कि वो किस तरीके से चलती है या काम करती है या उसकी कैसे वो क्रिएट हुई है या उसकी लॉजिक क्या है, तो उसका भी आंसर आपके पास आ गया। ठीक।